अब हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ आ रहे हैं और नेक्स्ट सेक्टर में हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड बता दो क्या होता है, थर्ड पॉइंट कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? दूसरी कंट्री से ट्रेड करना, सामान बेचना दूसरी कंट्री में या वहां से खरीदना, राइट, दैट इज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमारे पास इतनी ऐसी कोई चीजें थी जिसको हम फॉरेन में सेल कर पाए? क्या हमारे पास इतने स्किल्स थे कि हम सेल कर पाए? नहीं। लेकिन हो क्या रहा था, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, कोयला और बाकी सारे रिसोर्सेज, वो सब जा रहे थे, पैसे में नहीं जा रहे थे, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा था। ठीक है, किसानों से लिया जा रहा था, या तो फ्री में लिया जा रहा था या बहुत ही कम अमाउंट उनको दिया जा रहा था। ठीक है, तो कम पैसे में सब चीज हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट हो रही थी। अगर कंट्री के बाहर जा रही थी तो इसका मतलब क्या है कि सारा सामान तो एक्सपोर्ट ही हो रहा था, राइट। और हमारा इंपोर्ट क्या था, इंपोर्ट करने की तो हमारी औकात ही नहीं थी। सिर्फ गिनी चुनी कुछ फैमिलीज थी, जैसे गांधी जी वगैरह, ये कुछ फैमिलीज थी जो वहां पे जाके इंग्लैंड में जाके एलएलबी वगैरह लॉ वगैरह पढ़ के आए थे, वकालत पढ़ के आए थे, राइट। तो ऐसे ही दो चार फैमिलीज थी बस, बाकी तो सब जनता हमारी हो रही थी, राइट। क्लियर हो गया? तो ऐसे में इंपोर्ट क्या था हमारा, इंपोर्ट हमारा कम था। और इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रही वो पॉजिटिव रही थी। इसके अलावा आज तक भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव नहीं आई। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं, मैक्रो में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कितना इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, चलिए। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। अभी एक्सपोर्ट किस किस नाम पे हो रहा था बता दो जरा। एक्सपोर्ट हो रहा था हमारा रॉ मटेरियल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी बुकिश लैंग्वेज के अंदर इसको प्राइमरी प्रोडक्ट बोला हुआ है। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो खेतों में से उगाया जा रहा है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। वहां से निकलने वाला चीज, बनने वाली चीज प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये हमारी वो लोग दे जाते थे, इसका एक्सपोर्ट हो रहा था। और इंपोर्ट कितना हो रहा है, और इंपोर्ट किस चीज का हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था हमारा फिनिश्ड गुड्स का, जो वहां से मशीन से बन के आ रही थी। अब उनको खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी वो पॉजिटिव की तरफ रखती थी, या नॉमिनल सा डिफरेंस रहता था। यूजुअली हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहे, यही तो चाहते हैं। आज भी जो हम पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो माइक्रो इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव कर पाए, एक्सपोर्ट ज्यादा कर, एक्सपोर्ट कम कर पाए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए। ये सिचुएशन में हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हुई, लेकिन क्या ये हमारे लिए फेवरेबल थी? नहीं, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं। एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा था, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंपोर्ट का जितना अमाउंट होता था उससे कम ही पैसा हमें एक्सपोर्ट का मिलता था। सामान ज्यादा जा रहा था लेकिन रिसीविंग कम हो रही थी। तो ऐसे केस में हमारा जो फॉरेन ट्रेड था दैट वाज नेगेटिवली इफेक्टेड। ठीक है जी, नेगेटिवली इफेक्टेड का मतलब इस पे बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, हमारे लिए प्रोडक्शन करने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, प्लस हमें हमें रिटर्न में भी कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो हर तरह से नुकसान में हम ही थे। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमी की हालत कैसी थी, तो फॉरेन ट्रेड के नाम पे हर तरह से नुकसान में हम ही थे। डन। दूसरी तरफ मोनोपोली कंट्रोल था किसका, अगर हम देखें तो मोनोपोली कंट्रोल किसका था, बता दो जरा। किसकी मोनोपोली चल रही थी उस टाइम पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोल दे वही होना था। मोनोपोली चल रही थी, जितना चाहे टैक्स लगा दे, जितना चाहे प्राइस सस्ता कर दे, जितना चाहे चीजों को महंगा कर दे, सारी चारों तरफ से मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट की चल रही थी। और जब लीडरशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट की चल रही थी तो क्या वो हमारी चीजों को महंगा करेगी, हमारी चीजों के अच्छे प्राइस हमें देगी? वो क्या करेगी, वो अपनी चीजों को महंगा करेगी।
वो अपनी चीजों पे टैक्स कम करेगी, वो अपनी चीजों को कन्वीनियंट बनाएगी रादर देन हमारी चीजों को। तो हमारे फॉरेन ट्रेड को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अगेन वही पॉइंट आ रहा है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मतलब क्या है? जो भी इंडियन वेल्थ थी जैसे कि कोयला, ठीक है, अभी भी पिछले ही कुछ मंथ्स पहले हो गए, 3-4 मंथ हो गए, एक यूरेनियम मिला था। कहाँ मिला है? यूरेनियम ही होता है ना जो बैटरीज में यूज होता है ना? हिमाचल में मिला था। और इतना स्टॉक मिला है कि आगे आने वाली जो मतलब कुछ ईयर्स के लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है, वर्ल्ड के लिए सफिशिएंट है, पूरे वर्ल्ड में हम उसकी सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी रिसोर्सेज हमारे खत्म नहीं हुए। अभी भी कई बार अफवाह उड़ जाती है वहां पे गोल्ड मिला है उस जमीन के नीचे। अभी पिछले साल लगभग यूपी के एरिया में गोल्ड मचा, ठीक है। अभी भी कुछ देखते होगे, कुछ रिवर ऐसी है फेसबुक वगैरह पे देखते हो, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ तो थोड़ी 10%, 5% कुछ तो सच्चाई होती है। देखा होगा फेसबुक पे, देखा होगा कि वहां के रेत को लोग छानते रहते हैं, राइट? तो सपोज अगर 10% भी वहां से निकल रहा है रेत में से, तो इसका मतलब है सॉइल तो हमारी रिच थी, अभी तक भी रिच है। तो उस टाइम पे तो कितने रिजर्व रहे? कोहिनूर का एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो जमीन, हमारी जो सॉइल है उसकी डेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोहिनूर जैसा जो डायमंड है वो उस माइन के अंदर डेवलप हो पाया, और कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास अगेन सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिवर्स भी प्रॉपर है, हमारे पास आज भी पाकिस्तान हमसे ट्रेड करते टाइम क्यों डरता है, या हमें धमकी देते टाइम क्यों डरता है, डायरेक्टली आके सामने से युद्ध क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारी ब्रह्मपुत्र वहीं से निकल के आती है, इंडिया से ही निकलती है, ठीक है। इंडिया से निकलती है, पाकिस्तान के एरिया में जाती है, फिर वापस इंडिया में आ जाती है गुजरात के थ्रू। तो हम वहीं से ही उसको बंद कर देंगे? हाँ, अगर बच जाएगा पूरे पाकिस्तान में। टमाटर कहाँ से आता है? सारा, ठीक है। तो अभी भी इसी वजह से मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है, रिवर भी है, सी भी है, सॉइल भी हर तरह की है, हर तरह का सामान हम उगा सकते हैं, पूरी तरह से हम सेल्फ डिपेंडेंट है, राइट? इतने सारे रिसोर्सेज हमारे लूट लिए गए, तो उसके पीछे यही था कि ड्रेन हुआ। ड्रेन मतलब बर्बाद होना, वेस्ट होना, नाली में चले जाना, ठीक है। हमारे सारे रिसोर्सेज नाली में चले गए क्योंकि सब तो बह गए बिना पैसों के, सब तो बाहर चले गए बिना पैसों के, पैसा हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा फॉरेन ट्रेड जो है इंग्लिश गवर्नमेंट ने बर्बाद किया, ठीक है जी। दूसरी तरफ आ जाते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी पे आ जाओ भाई साहब। डेमोग्राफी के अंदर आते क्या है, पहले तो ये बताओ। एजुकेशन। हाँ, डेमोग्राफिक कंडीशंस कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीजें आती है डेमोग्राफी के अंदर? एडुकेशन, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आपका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें आपकी डेमोग्राफी के अंदर आती है। डेमोग्राफी मतलब सोसाइटी, किस तरह से इंसान सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी सोशल चीजों को यूज करके रह रहा है, ठीक है। तो डेमोग्राफी के अंदर अब हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस डिक्लेयर किया गया, अब इसी में ही कुछ अच्छी चीजें भी है। हम ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए उस दिन हमारी इकोनॉमी में क्या क्या कंडीशन थी, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। जैसे अभी कमर्शलाइजेशन के बारे में बात की हमने, क्रॉप्स की, तो उस टाइम पे तो वो गलत था कि हम अपना गेहूं भी नहीं उगा पा रहे थे, हम अपने जो ग्रेन्स थे, गेहूं नहीं मतलब बेसिकली ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे, राइट। लेकिन आज के टाइम पे रॉ मटेरियल डेवलप करना, रॉ मटेरियल उगाना उन्होंने ही सिखाया था हमें, फाइन। ऐसे ही जो फर्स्ट सेंसस हमारा ऑर्गेनाइज किया गया, सेंसस की को बता दो जरा, सेंसस क्या होता है? सेंसस का मीनिंग क्या है? CENSUS, मैं तो लोग घर जाके उनकी जानकारी लेते थे वो। हाँ, पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना हिंदी में जो बोलते हैं, ठीक है। घर में आते हैं ना लोग साल में, मतलब, और ये कब होता है सेंसस? एवरी 10 ईयर, ठीक है, हर 10 साल में। और 10 साल कब? जब आपका डिकेड स्टार्ट होता है,
जैसे कि 2001, 11, 21 में होना था, लेकिन 21 में कोविड आ गया। तो ऐसे ही मतलब ऑनलाइन बेसिस पे या जितना भी डेटा उनके पास अवेलेबल है उस बेसिस पे हुआ है, कोई ऑफिशियल सेंसस डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, अब वो 31 में होगा या उससे पहले होगा, दैट डिपेंड्स। फाइन। तो अभी जो नेक्स्ट स्केड्यूल होगा वो 31 में होगा, फिर 41, इस तरह से, मतलब जैसे ही डिकेड स्टार्ट होता है, डिकेड मतलब 10 सालों का। ठीक है, तो जैसे ही डिकेड, नया डिकेड स्टार्ट होता है, वैसे ही सेंसस डिक्लेयर किया जाता है। और सेंसस होता क्या है, क्यों जरूरी है, कंट्री के लिए क्यों होना जरूरी है, ये हमें इंग्लिश गवर्नमेंट ने ही सिखाया था। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको आपके इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो ये आ जाता है कि इंग्लिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश रूल के क्या हमारी इकोनॉमी को कुछ फायदे भी हुए थे, इसलिए ये बीच बीच में उनके फायदे भी गिनवाए जा रहे हैं। फाइन। तो सेंसस, हमारा जो फर्स्ट सेंसस डिक्लेयर हुआ था दैट वाज 1881 साल। ठीक है जी, 1881 के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था। अब होगा क्या इसका मीनिंग, सब ऑफिशियल सेंसस आया था। नाउ डेमोग्राफी के अंदर ही एक और चीज, 1921, ये वो ईयर है जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, इन सब में आ जाती है। नेक्स्ट जो वो हुआ था दैट वाज ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। ईयर ऑफ डिवाइड मतलब कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो जाति के नाम पे हिंदू मुस्लिम वाली जो फाइट है वो यहाँ पे हुई थी, इसीलिए इसको जो वर्ड दिया गया था दैट वाज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर है, ग्रेट डिवाइड मीनिंग क्लियर है। जो जो पाकिस्तान की नई मांग स्टार्ट करवाई, मुस्लिम्स को जो बढ़ाया गया था, वो इंग्लिश गवर्नमेंट की लास्ट जो है एक तरह से बोल सकते हो प्लानिंग थी या स्ट्रेटजी थी कि अगर ये लोग अपने कास्ट के बेसिस पे अलग हो जाएंगे तो शायद हमारी गवर्नमेंट को यहाँ से मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं, तो वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यही वाली थी। इसी ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी थी कि लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, इन्हीं लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, इसलिए ये ईयर जो है पॉपुलर हो गई है। देखो नियर टू इंडिपेंडेंस है, 47 में इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उससे पहले लगभग 1921 में लगभग 15-16 साल पहले गवर्नमेंट ने इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की थी, इसलिए इस ईयर को नाम दे दिया गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब हम आ जाते हैं बाकी की डेमोग्राफी के अंदर। बाकी की डेमोग्राफी हमारे पास जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट कैसा था, हाँ जी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोलो, बर्थ रेट हाई था या डेथ रेट हाई था हमारा, बर्थ रेट हाई था, एडुकेशन थी नहीं। ठीक है, तो अभी तुम लोगों ने आप अपने उसमें भी बेटा देखो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अगर सिर्फ किताब की तरह पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगी और नींद आएगी। इसी को अगर प्रैक्टिकल सोचोगे, प्रैक्टिकल अपने ही सराउंडिंग से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप सोच के देखो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के देखना और उनसे पूछना वो कितने भाई बहन थे, फिर वो बताएंगे इतने थे, उसमें से इतने मर गए, इतने अभी भी हैं। राइट, ठीक है, बचपन में ही मर गए थे इतने लोग। फाइन। तो ये उस टाइम पे हमारा जो डेथ रेट था दैट वाज हाई, लिटरेसी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। उस टाइम पे हमारा जो बर्थ रेट था दैट वाज हाई। और डेथ रेट क्या था, डेथ रेट लो था या हाई था, कंपैरेटिवली लो था। क्यों, उस टाइम तो कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, सरकारी हॉस्पिटल भी एक दो हो गया। हार्डवेयर भी प्योर चीजें थी, फर्टिलाइजर भी नहीं थे हमारी सब्जियों में, जो उग रहा था प्योर उग रहा था, थोड़ा उग रहा था लेकिन प्योर उग रहा था। राइट, दूध जो भी था मतलब जो भी आपके इनटेक था वो प्योर था, इसलिए आपका जो डेथ रेट था दैट वाज कंपैरेटिवली लो। आज का डेथ रेट हाई है लो है, आज बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी आज का डेथ रेट हाई है। क्यों, क्योंकि ना एयर प्योर है, ना वाटर प्योर है, ना खाने की। राइट,
उस टाइम पे हमारा डेथ रेट कम था और बर्थ रेट हमारा ज्यादा था। नाउ लिटरेसी रेट कैसा था? लिटरेसी का मीनिंग क्या है? लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग थे, आप बता दो। लिटरेसी रेट कितना था हमारे पास? ऑलमोस्ट 16% लोग जो हैं सिर्फ लिटरेट थे, सिर्फ 16%। और 16% में तो वही लोग आ जाते हैं, है ना, सारे वही लोग। ठीक है भाई, लिटरेसी रेट टोटल 16% था। और इसमें से भी अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल का 7% था जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे वही रिजर्व जो 2-4 फैमिलीज थी उन्हीं के लोग थे जो पढ़े लिखे। डन। नेक्स्ट, आपको क्या लग रहा है, ये अंबानी फैमिली जो है उस टाइम से रिच थी या नहीं? नहीं, वो अभी हुए हैं 90s के एंड में। ठीक है जी। नाउ हेल्थ फैसिलिटीज कैसी थी? बता दो जरा, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी थी? पुअर थी, लो ग्रेड हेल्थ फैसिलिटीज थी ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद को डिस्ट्रॉय कर दिया था मुगल्स ने। और उसके बाद में हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी डेवलप हो ही नहीं पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कोई स्पेसिफिक फैसिलिटी हमारी डेवलप नहीं कर पाई। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपका कितना था? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता क्या है? हाँ जी, इन्फेंट मोर्टिलिटी। डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन हाँ जी, और कौन होते हैं इन्फेंट? 5 साल इन्फेंट कौन होते हैं? 6 महीने से छोटे बच्चों को इन्फेंट बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो बहुत हाई था। और कितने परसेंट का डेटा आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है? दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपका 218 पर 1000। ठीक है, 218 मतलब ऑलमोस्ट 22% का मोर्टिलिटी रेट था। क्लियर हो गया? कैसे आ गया ये 22%? 218 डिवाइडेड बाय 1000, पर 1000 लिख रहा है, पर सेंट नहीं लिख रहा है। सेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो पर 1000 में से अगर 218 इन्फेंट जो है मोर्टिलिटी हो जाती थी तो अराउंड 21.8% हो गया। ठीक है जी, तो 22% के अराउंड जो है यहाँ पे आपकी मोर्टिलिटी रेट थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? हाँ जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अराउंड 32 ईयर्स। क्यों भाई इतनी कम थी? यहाँ तो हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं, लो था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताओ, सोच कर बताओ। क्यों कम थी? हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, गरीबी चारों तरफ फैली पड़ी थी, महामारी कोई भी आ गई, जैसे अभी कोविड आया था तो अभी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी इतनी थी, उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे तो चिकन पॉक्स जो था वो एक महामारी के तौर पे आया था कभी। जो चिकन पॉक्स आज के टाइम पे कॉमन है, बच्चा होता है पहले ही लगा देते हैं उसकी सिरिंज। ठीक है, कि आगे इसको कभी चिकन पॉक्स इफेक्ट ना करे, राइट। सो चिकन पॉक्स उस टाइम पे एक बड़ी महामारी के तौर पे जाना जाता था। डन। तो इस तरह की कुछ बीमारियां फैल जाती थी, प्लेग वगैरह, अगर तुमने सुना हो कभी। प्लेग क्या होता है? फीवर ही होता है। ठीक है, और वो चूहों से फैलता है। तो ये भी एक तरह से बीमारी के तौर पे ही फैला था। तो इस तरह की कुछ कुछ बीमारियां एकदम से एट सडन आ जाती थी जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं था कि सब 32 होते ही मर जाते थे। ऑन एन एवरेज मोस्टली लोग जो है वो यहाँ ही रह जाते थे। और पॉवर्टी की हालत कैसी थी? पॉवर्टी क्या होती है भाई? पॉवर्टी 80 to 90% लोग जो है वो गरीब था। ठीक है, और उसमें भी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या रहेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं? वो लोग जो अपने 2 टाइम का खाना भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग। वो हम अलग उसमें कैलोरी वाइज उसको जब हमारा यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर आएगा तब करेंगे डिटेल में। तो अभी आप ये समझ लो, जब 2 टाइम का खाना भी बंदा अरेंज नहीं कर पाता था
उस टाइम पे, तो उस लोगों उस कैटेगरी को हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी उसी को ही कहते हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? तो उस टाइम पे पॉवर्टी रेट ज्यादा था। मोस्टली लोग 80 to 90% लोग कि सबका ऑक्यूपेशन खेती था और वो बर्बाद हो चुका। ठीक है बच्चों, होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।